Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and very good afternoon to all the viewers of News Reviews. Viewers, आपको मकर संक्रांति की हमारी ओर से और हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दलजीत कौर वजीर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं काउंसलर वार्ड नंबर 3 बटोर एंड सीनियर कांग्रेस लीडर डिस्ट्रिक्ट रामबन शाहरुख भट्टी जी। सर, यू आर वेरी मच वेलकम इन आवर चिट चैट शो। थैंक यू जी। मैं सबसे पहले सारे हमारे जो जम्मू कश्मीर के भाई हैं, बुजुर्ग बहनें हैं, मैं सबको अपनी तरफ से लोहड़ी की शुभकामनाएं देता हूं और मैं दुआ करता हूं कि ये जो साल है ये एक अच्छे तरह से लोगों को खुशियों से भरे। जी सर। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। आप राजनीति में कब से एक्टिव हैं? जी, मैं सबसे पहले मैं 2009 में यहाँ पे बटोत में अपने टाउन में प्रेसिडेंट बना था NSUI का, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का। हमारी ये कांग्रेस की एक विंग है, ये स्टूडेंट यूनियन, उसका मैं प्रेसिडेंट रहा यहाँ पे 2 साल। तो मैं ऐसे मतलब देखा जाए तो 13-14 साल से ही पॉलिटिक्स में शुरुआत कर दी थी मैंने, क्योंकि मैं छोटा था तो मुझे अपनी पार्टी जो मुझे अच्छी लगती थी, कांग्रेस पार्टी अच्छी लगती थी, गुलाम नबी आजाद साहब अच्छे लगते थे, राहुल जी अच्छे लगते थे। तो उस वजह से यहाँ पे जब मैंने देखा तो मैं स्टार्टिंग में ही इसी से कांग्रेस से चलता रहा और चलते चलते आज काउंसलर बन गया हूँ। काफी टाइम हो गया अब। सर, आपने शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही की? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप काउंसलर हैं बटोत से। आपकी वार्ड में किस तरह के काम आपके द्वारा करवाए जा रहे हैं? जी, मेरे वार्ड में काम तो यही है ज्यादातर, जैसे लाइटें हो गई या कोई लेन्स हो गई या और कुछ डेवलपमेंट्स जैसे वर्क हैं वो मतलब वैसे ही किए जा रहे हैं। जैसे है, जैसे हमें पैसा आता है वैसे ही हम लोगों को जो है लोगों की डिमांड्स हैं जो वो पूरी कर पा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और अभी कुछ है जो कोविड की वजह से कुछ हमें पैसा नहीं आ पाया है, मगर कोशिश पूरी रहेगी कि अभी 2 साल हमारा टेन्योर बचा हुआ है और उसमें ये सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। सर, बटोत में बिजली और पानी की प्रॉब्लम अक्सर बनी रहती है। उसको दूर करने के लिए आपकी साइड से किस तरह से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ ही मंथ पहले मैं एडवाइजर बसीर खान साहब से मिला था और मैंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था अपने तरफ से, पूरी आवाम की तरफ से बटोत की, कि हमें बिजली की काफी परेशानी है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर था, बड़ा ट्रांसफार्मर जो ग्रिड स्टेशन में लगा हुआ है, वो 3.15 मेगावाट का है। क्योंकि उस पे क्या होता है, सर्दी है जैसे आपको पता है, लोग बिजली हीटर बॉयलर तो आम लगाते ही हैं लोग, मतलब ये तो है, मगर उससे क्या होता है ज्यादा लोड पड़ता है और हमारा जो ब्लॉक है ये काफी बड़ा और फार फ्लंग एरिया भी पड़ता है मैं कहूंगा। तो यहाँ पे लोड ज्यादा पड़ता है, इसके कारण क्या है, ट्रांसफार्मर वो जो है लोड नहीं ले पाता है। तो बिजली का कट जो है मजबूरी बन जाती है हमारे ये जो बिजली डिपार्टमेंट के लोग हैं इनको लेना, क्योंकि अगर ये एक फीडर पे अगर बंद नहीं करेंगे या दूसरा चलाएंगे, ऐसे ऐसे शिफ्ट बाय शिफ्ट ये बटोत जो है चला रहे हैं। मगर एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं एडवाइजर साहब से मिला था, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था उस टाइम कि मैं आपकी जो बटोत की ये प्रॉब्लम है ये जल्द से जल्द दूर करूंगा। और ऐसी बात नहीं है, वो आप एडवाइजर नहीं रहे हैं, मगर उनका जो उस टाइम का पैसा सैंक्शन किया गया है जो उन्होंने मुझे दिया था, यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपया मुझे छोटे जो ट्रांसफार्म है उनके लिए दिया था। 14 ट्रांसफार्म जो मैंने सैंक्शन करवाए थे वो 100 केवी 63 केवी के। और मैं आपको बताऊं, ये भी हमारे बटोत के लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूं कि एक डिमांड मैंने और की थी उनसे कि यहाँ पे जो बड़ा ग्रिड स्टेशन का ट्रांसफार्मर है जो 3.15 का, उसको अपग्रेड कर दिया गया है वो PDD के द्वारा, और मैंने जो रिप्रेजेंटेशन दी थी उसको उन्होंने स्वीकार किया और उसको अपग्रेड करके 10 मेगावाट का ट्रांसफार्मर हमें बटोत के लोगों को दिया है। तो वो जल्द से जल्द उसकी टेंडरिंग हो जाएगी। मैं पावर ग्रिड को मिला भी, उनसे मेरी डिस्कशन भी हुई, तो मुझे लगता है कि और 10-15-20 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर की टेंडरिंग होगी और 2-4-5 महीने में ये इंस्टॉल हो जाएगा और ये बिजली की जो प्रॉब्लम है ये लोगों की दूर हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर। सर, बटोत के काउंसलर और बटोत के निवासी होने के नाते आप बताएं, बटोत में किन किन सुविधाओं का अभाव है जिनको आप महसूस करते हैं और दूर करना चाहते हैं? देखिए, काफी सारी जो चीजें ऐसी हैं जो हमारे बटोत में यहाँ पे नहीं हुई हैं मैं कहूंगा। जैसे हमारा हॉस्पिटल था यहाँ पे, आप देखिए स्टाफ की बड़ी किल्लत है। मैं डुल्लू साहब से भी मिला,
मैंने एडवाइजर साहब को, भटनागर साहब को भी कहा, रिप्रेजेंटेशन दी कि सर यहाँ पे ये स्टाफ नहीं, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है वैकेंट पड़ी हुई है, फिजिशियन की सर पोस्ट नहीं है। बटोत सर बटोत ये जो हॉस्पिटल है वो तो बहुत पुराना है, लगभग 70 से चला आ रहा है वो। जी तो बिल्कुल। उस हॉस्पिटल की करंट सिचुएशन कैसी है अभी? देखिए सिचुएशन तो मैं कहूंगा अभी जो हमने देखा 5-7 सालों में, वो तो मैं कहूंगा बिल्कुल जीरो है। क्योंकि यहाँ पे जब हमारी गवर्नमेंट थी, यहाँ पे हम खुद गवर्नमेंट के साथ चलते थे। जब हम हमारे कांग्रेस स्टेट में गवर्नमेंट थी, यहाँ पे हमने 80% जो स्टाफ था वो पूरा यहाँ पे फुल रखा था। मतलब 80% स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल था, और लोगों को जब भी लोग जाते थे लोग खुश थे और पूरी सुविधा यहाँ पे मिलती थी। आज जब से ये बीजेपी आई हुई है, हमने देखा यहाँ पे इतने मिनिस्टर इनके बाली भगत रहा, वो आए यहाँ पे, चौधरी लाल सिंह आए, मगर कुछ नहीं तवज्जो, खाली बातें की उन्होंने और निकल गए। और यहाँ पे मैं बोलूंगा 2014 से जब से ये बीजेपी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में आई थी, बिल्कुल भी यहाँ पे स्टाफ नहीं आया है। जो आता है वो छुट्टी रखता है और वो स्टडी लीव लेके चला जाता है। तो यहाँ पे कोई बीजेपी या किसी की तवज्जो, क्योंकि इनकी सरकार है, इनको पूछना चाहिए कि क्या। और हम तो अपोजिशन में, हम तो पूछेंगे ही पूछेंगे। मगर हमारी कोशिश ये रही कि फिर भी हमने कहीं ना कहीं से सेक्रेटरी साहब को मिलके या किसी को मिलके हमने यहाँ पे डॉक्टर यहाँ पे लाए, तो लोगों को सुविधा जो मिली। मगर मैं कहूंगा इतनी अच्छी पोजीशन भी नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि ये सीएससी है, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल इसको करार दिया गया है। तो यहाँ पे जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है यहाँ सर हिली एरियाज लाइक रामबन, डोडा, किश्तवाड़ एटसेट्रा, इन एरियाज में रोड एक्सीडेंट्स काफी होते हैं। पे। क्या बिल्कुल। इस हॉस्पिटल को बड़े स्तर पर फैसिलिटीज के हिसाब से ना डेवलप किया जाए, ताकि विक्टिम्स को टाइमली बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड हो? जी देखिए ना, वही मैं कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ये इनको सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अब तो चलिए हमारे ही वहाँ जो हेल्थ मिनिस्टर रहे हमारे, जो गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने वहाँ पे मेडिकल कॉलेज दे दिया डोडा में। तो वो चलो, हम लोगों का भी सेंटर देखा जाए बनता है। जैसे यहाँ बटोत वाले भी डोडा जा सकते हैं, या किश्तवाड़ वाले भी डोडा आ सकते हैं। मगर देखा जाए तो ये एक्सीडेंटल हॉस्पिटल इसको नाम दिया गया है। तो यहाँ पे वो सुविधा नहीं है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे, जब हम पेशेंट लाते हैं तो बस एक ही बात होती है, रेफर करो। मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर इससे पेशेंट की लाइफ के साथ हम खिलवाड़ भी कर रहे हैं, इसका मतलब है ये? ये बिल्कुल कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि पेशेंट कोई भी हो सकता है। अगर आज कोई बेचारा किसी का एक्सीडेंट होता है, वो यहाँ आता है, कल हम लोग भी हैं, हमारे साथ क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। तो ये हालत है, हमें अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है ये अपने यहाँ की हालत देख के। और ये बीजेपी वाले खाली बातें करते हैं, जितने भी यहाँ पे मिनिस्टर रहे इनके, ये खाली बातें करते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। सर और किन किन सुविधाओं का अभाव आप समझते हैं आपके एरिया में? देखिए यहाँ पे अब जैसे एक ये है, कॉलेज है हमारा, यहाँ कॉलेज का इशू था, ये बटोर डिग्री कॉलेज का। ये भी वहाँ जब गवर्नमेंट रही, हमने बड़ी कोशिश की, इसको यहाँ पे सेंक्शन करवाया बटोर में, और इसकी क्लासेस भी चलवाई हमने, जल्द से जल्द शुरुआत की। क्योंकि यहाँ पे अभी लैंड का इशू बना हुआ है। यहाँ पे जो लैंड है जी। डिग्री कॉलेज की, उसको लोगों के कब्जे में है वो स्टेट लैंड। और आप देखिए डीसी जो है वो हमारे रामन के, हमने इतनी बार कहा कि आप इनकी जो कब्जे में लोगों ने स्टेट लैंड को कब्जा किया है, इसको अब इनको उठा के बाहर फेंको और ये वैकेट जी। करवाओ और यहाँ पे कॉलेज बनवाओ, डिग्री कॉलेज। तो यहाँ पे ये भी जी। अभी तक कुछ नहीं किया है इन्होंने। देखो ये कॉलेज का बिल्डिंग का इशू है। जैसे मैं कहूँगा आपको, यहाँ पे एक अच्छा ट्रामा हॉस्पिटल बनना चाहिए, एक बड़ा, जिसको डेवलप करके यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे बड़ी चीजों की जरूरत है, हॉस्पिटल में भी ब्लड बैंक की जरूरत है, यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे डिजिटल एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड जी। मतलब चलाने वाला यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, गायनी की पोस्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हमारी बहनों का इशू रहता है, वो गायनी, वो यहाँ पे है ही नहीं। वो इतनी बार मैंने हाईलाइट किया है, मीडिया में भी काफी बार दिया आपके माध्यम से, मगर किसी की तवज्जो नहीं रही यहाँ पे। और बाकी डेवलपमेंट को तो है, जैसे आप देखिए यहाँ पे, अब तो वही बात आ जाती है, बंदा कुछ मांगने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे हाई सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल है, उसको हाई सेकेंडरी करना चाहिए, क्योंकि वो सेपरेट हो जी। जाए, बॉयज हाई सेकेंडरी अलग, गर्ल्स अलग होना चाहिए। और उसके बावजूद जी। यहाँ पे एसडीएम होना चाहिए, यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बैठना चाहिए, और एसडीपीओ जी। पोस्ट होनी चाहिए। और ये है कि जो हमारे कुछ रोडें पेंडिंग है, वो जल्द से जल्द उनको, ये सरकार को देखना चाहिए कि ये लोग जो है सनासर जैसे लोग रहते हैं, सनासर हो गया, यहाँ मैं कहूँगा, यहाँ एक एरिया पड़ता है बड़ा, गाँव है पीछे, लांदरी चिल्ला। तो इन लोगों को लिंक के लिए यहाँ पे रोडों की फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो ये है कि बड़ी काफी सारी चीजें हैं जो हम लोगों को अभी यहाँ पे
जरूरत है। सर, बटोत एक रिनॉन प्लेस होने के साथ साथ एक टाउन है जो कि डोडा, किश्तवाड़, भदरवा एरियाज को नेशनल हाईवे से जोड़ता है। लेकिन क्या वजह है कि बटोत में अब तक एक भी बस स्टैंड नहीं बन पाया? देखिए ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अब मैं तो यही कहूंगा कि पीछे क्या हुआ उसका तो मुझे पता नहीं, मगर एक बात है कि जी। अब के टाइम में ये सारा प्रोसेस करवाया था मैंने, अपने हाथों से प्रोसेस करवाया, और मेरे पास इसकी डीपीआर भी पड़ी हुई है। मैंने पूरा ये यहाँ पे एक बुधवा मोड़ पे एसआरटीसी की लैंड थी, वो खाली पड़ी हुई है, 10 कनाल लैंड है वो। तो जी। वो अभी तक मतलब ना किसी के काम आई है ना, मतलब ऐसे ही मैं कहूंगा कि बेकार की खाली लैंड पड़ी हुई है। और मैंने उस टाइम में मिला था, वो एडवाइजर साहब थे सखनंदन जी, उनसे मैंने डिस्कस की थी कि यहाँ पे एक बस स्टैंड की जरूरत है, आपकी लैंड है। उन्होंने मुझे बोला कि आप ये फाइल बनवाओ और जो भी होगा लैंड के हम आपको ट्रांसफर करके बस स्टैंड बनवा देंगे। तो फिर मैंने सारा जी। ये प्रोसेस किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मिला, असगर सामुन साहब थे, उन्होंने बड़ी हेल्प की। तो ये सारा मैंने यहाँ पे डीपीआर बनवा के सबमिट की थी सेक्रेटरी में। मगर वही बात आ जाती है कि हमारे यहाँ के ही कुछ लोग हैं, वो चाहते नहीं है कि यहाँ पे बस स्टैंड बने, क्योंकि उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। वो ये नहीं सोचते कि यहाँ पे बस स्टैंड बनेगा, 100 दुकानें बनेगी, आप वहां से यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, तो मतलब एक एरिया डेवलप होगा। मतलब उनकी सोच ही ऐसी है कि वो चाहते हैं कि हमारा कारोबार बना रहे और ये चीजें डेवलप नहीं हो। सर, जब एरिया डेवलप होगा तो बेरोजगारी की समस्या भी खत्म होगी, जो बिल्कुल डे बाय होगी, डे इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल होगी, मगर ये सोच ने ना, यहाँ कुछ ऐसे है ना लोग जो अप्रोच कर लेते हैं, यहाँ वहां बोलते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और नेगेटिव माइंड है ना उनका, पॉजिटिव माइंड नहीं है उनका। सर, रामबन कंस्टिट्यूंसी में अनएम्प्लॉयमेंट बाकी कंस्टिट्यूंसी से ज्यादा है। इसको दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इस एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए ये जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, ये मैं कहूंगा रामबन में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में है। तो यहाँ पे जैसे अब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने का मसला यही रहता है कि जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, कोई रेलवेज के हो गए या रोड के हो गए, यहाँ पे फिर भी कुछ लोग हमारे एडजस्ट हुए हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे बिल्कुल ही कोई बेचारा मतलब ग्रेजुएशन करके बैठा है, किसी ने बीटेक की है, एमटेक की है, या सिविल इंजीनियरिंग की है, वो बेकार बैठा हुआ है। जी। तो ये है कि मैं ये भी आपके माध्यम से कहूंगा, ऐसा नहीं है। एक स्किल डेवलपमेंट के थ्रू एक ऐसा प्रोग्राम है कि वो अब थोड़ी देर में मैं यहाँ पे कैंप करवा रहा हूँ बटौद में, तो वो मैं जी। रामन में भी करवाऊंगा। उसके थ्रू हम बच्चे को प्लेसमेंट दे सकते हैं, कहीं जॉब प्लेसमेंट कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा सकते हैं। मगर ये है कि ये होगा कि रामन में नहीं मिलेगी, जम्मू में मिलेगी या उधमपुर में मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, मगर ये है ऐसा होगा। क्योंकि यहाँ पे अब इतना भी आपको पता ही है, पूरे रामन में अब तकरीबन 4 लाइन का काम भी समाप्त होने जी। वाला है, तो रेलवे भी समाप्त होने वाला है। तो उसके अलावा नौकरियां जो है, पोस्टें निकालते नहीं, अगर पोस्टें निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, ये कोई बीच में उठता है वो स्टे कर देता है। अगर 100 जी। पोस्ट निकलेगी तो मुझे लगता है हमारे रामन में वही 2 पोस्टें 3 पोस्टें आएंगी, बाकी कोई कश्मीर में दे देंगे या कहीं जम्मू में दे देंगे। मगर ये चुनाव क्षेत्र में पोस्टें वही एक एक दो दो पोस्टें मिलेंगी। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, अगर आप 70 पोस्टें, अगर 100 पोस्ट निकाल रहे हो आपके 20 डिस्ट्रिक्ट है, आप उसमें शेयर दे दीजिए जितना जितना बनता है हमारा। तो वो ऐसे हिसाब जी। से नहीं चलते हैं, और पोस्टें निकालते हैं खाली, मैंने देखा कागजों में ही निकल रही हैं। एलजी साहब भी कहते हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर रहे हैं, मगर मुझे लगता नहीं है ऐसा हो रहा है। ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर, पिछले दिनों रामबन कंस्टिट्यूंसी में सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक थी। आप इस स्ट्राइक में उनका समर्थन करते दिखे। वो जी मैटर क्या था? उनकी क्या डिमांड्स थी और क्या वो मैटर सॉल्व हो गया है? डिटेल्स में बताएं सर। देखिए उनका मसला ऐसे है, अभी मेरे को तो 3 साल ही हुए यहाँ पे काउंसलर बने हुए, तो उससे पहले का हम सुनते हैं स्ट्राइक होती रही, मगर वो अंदर की जी। बात हमें पता नहीं थी। अब जब से मैं काउंसलर बना हूँ, मैंने देखा, मैंने इनकी जांच पड़ताल की। इस बार मतलब इस बार उन्होंने स्ट्राइक की, उससे पिछले साल भी मैं उनके साथ खड़ा था, उसके पिछले साल भी उनके साथ खड़ा था। तो मैं ये बताऊंगा आपको, मसला ये है कि जब ये डायरेक्टर ऑफिस से लेटर आई थी हमारे ऑफिस में, कहीं बड़ी पुरानी बात है ये, तो पूछा गया था कि यहाँ पे पोस्टों मतलब कितनी पोस्टों की जरूरत है, सफाई कर्मचारियों की कितनी पोस्टें चाहिए। और यहाँ से दफ्तर से ही किसी ईओ ने, हमारा कोई काबल ईओ था, उन्होंने लिख के दे दिया कि यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये बेचारे जो ओके। थे, ये जो 20 बंदे लगे हुए हैं,
इनमें से मैं आपको बता दूं कि 10 से 12 बंदे ऐसे हैं जो अब मैं कहूंगा रिटायरमेंट पे ही होंगे, 1-2 साल बच्चा होगा। जी मतलब जी। इतने अफसोस से कहना पड़ा कि इन लोगों ने यहाँ से लिख के दे दिया कि यहाँ पे पोस्ट नहीं हमें चाहिए, नहीं जरूरत है। तो आप मुझे बताइए, जब पोस्टें ही नहीं होंगी तो वो बंदे परमानेंट कैसे होंगे? तो इनकी बिल्कुल यही फाइट चल रही है। ये बोलते हैं कि हमें परमानेंट करो और हमें पोस्टें दो यहाँ पे। हमारे म्यूनसिपलिटी मैं बताऊंगा, रामन कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 हैं, एक काउंसिल है रामन में हमारे, और वो भाई भी हमारे सफाई कर्मचारी वहां बैठे हुए थे स्ट्राइक पे, और यहाँ बटोत में भी बैठे हुए थे। तो यही मसला है उनका कि पोस्टें चाहिए। तो मैंने ये डायरेक्टर साहब से भी बात की थी कि सर ऐसे ऐसे मसला है, तो इसको आप क्यों नहीं सॉर्ट आउट करते हो, ये आप अप्रूवल ले लीजिए एलजी साहब से, और यहाँ पे जो पोस्टें हमारी, अगर आपने लेटर पुराने लिखे हैं तो आप दोबारा लेटर लिखिए कि भाई कितनी पोस्टें यहाँ पे चाहिए। तो सफाई कर्मचारियों के लिए चलो बेचारे पोस्टें आएंगी तो मतलब मैं कहूंगा उनकी भी बाल बच्चे हैं। इतना वो यहाँ पे आप रोजी रोटी देखिए लगी रहेगी। इतना काम करते हैं और इतनी मतलब गंदगी हमारी साफ करते हैं। मैं बोलता हूँ वो, मैं इनको सलूट करता हूँ, क्योंकि हम लोग अपने ही कमरे में कुछ पड़ा होगा हमें हाथ लगाने में भी शर्म आएगी। तो वो लोग कितना कुछ करते हैं हम लोगों का, मगर हम लोग उनके लिए, मैं कहूंगा हमारी कमेटी भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है ये काम प्रेसिडेंट का है। तो प्रेसिडेंट साहब तो हमारे इंटरेस्टेड है नहीं, वो कुछ करते नहीं है। तो वो अब 3 साल होने को आ गए, तो हमें तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो ना कहीं हमें पैसा दिखा ना कुछ। वो तो पेरिस बनाने लगे थे, मगर यहाँ तो मुझे लगता है ये वो कहीं पेरिस से भी पिछड़ा पिछड़ा, बटोत तो क्या उससे भी पिछड़ा इलाका बन गया ये, जो हालत बनी हुई है। तो ये है सारे जो हमारे साथी मेरे काउंसलर हैं वो भी बड़े निराश रहते हैं कि यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही है यहाँ पे। हमें पता नहीं, देखिए आप कमेटी की मीटिंग, एक बॉडीज बनती है, डेवलपमेंट बॉडीज होती है, या प्लानिंग कमेटी होती है, या फाइनेंस कमेटी होती है, यहाँ पे कुछ बना नहीं है। ये सब अपने लेवल पे ही चल रहे हैं, क्या बिल निकल रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को पता नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट इंटरेस्टेड नहीं होगा ये चीजें मीटिंग करने में। वो वही बात आ कि 3 साल में हमने 10 मीटिंगें की हैं अभी तक। तो आप मुझे बताइए, मंथ में 4 मीटिंगें होनी चाहिए। जरूरी नहीं होता है कि बंदा मीटिंग के पैसे ही इकट्ठे करे। मीटिंग्स होती है, रिव्यू मीटिंग होती है, बैठिए ईओ को पूछिए क्या है, कहाँ जरूरत है कैसे नहीं। ये हम बोल बोल के मीटिंगें करवाएंगे तो वैसे नहीं होगा। हमारा तो कैरियर की बात है ना, अभी तो काउंसलर हैं, कल आगे जाएंगे ऊपर वाले ने चाहा। बिल्कुल मगर ऐसा बिल्कुल। रहा तो हमें लोगों को जवाब देने में मुश्किल है ना। हमें खुद फील होता है कि मैं खुद सोचता हूँ कि मैंने इलेक्शन क्यों लड़ा, ये कहाँ फंस गया मैं। क्योंकि ऐसे माहौल में हूँ इस टाइम कमेटी में कि आप देखिए कि ये जितनी बातें करते बस पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा हमें 3 साल में नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा। वही 1-2 किस्तें आई थी और 50 लाख रुपया दिया था माई टोन माई प्राइड का, वो जो एलजी साहब ने, बस जी जी। वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सर, बटोत को टूरिज्म में बूस्ट अप करने के लिए क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या आपकी तरफ से डिमांड है? देखिए जी, मैं बताऊं आपको, मैं अभी वही एडवाइजर साहब से ही मैं मिला था, तो वहां मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप एक काम कीजिए, इसको एक तो पूरे पत्नीटाप और ये हमारा सनासर बटोत है, इसको एक टूरिस्ट मैप में लाया जाए, क्योंकि हमारी बड़ी पुरानी मांग थी। तो उसके साथ साथ में हमने ये भी डिमांड की थी एक बार, यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जी आए थे कि यहाँ पे ये जो डैम है इसको यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स डाली जाए, कश्तियां वगैरह डाली जाए, क्योंकि लोग यहाँ पे एक अच्छा एंजॉय करने के लिए आए। और ये रहेगा रूट बटोत से, और यहाँ पे भी डेवलपमेंट कुछ ऐसी होगी कि जैसे कोई होटल्स बनेंगे या कोई रेस्टोरेंट बनेंगे तो वहाँ पे कारोबार लोगों का रहेगा। तो ऐसे है, आप देखिए यहाँ पे पार्क्स वगैरह डेवलप होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे एक 2 पार्कों का मैंने वहाँ कहा था सेक्रेटरीट में, और एलजी साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दी थी। तो उन्होंने जी यहाँ पे पैसा भेजा एक पार्क के लिए, यहाँ पे पैसा आया है हमें, उसका टेंडर वगैरह हुआ है, और वहाँ पे जिम्नेजियम का भी सिस्टम रखा गया है। तो उसके साथ साथ में जी। फॉरेस्ट वालों का मैं शुक्रिया करूंगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं यहाँ पे डीएफओ कुलदीप सिंह जी बड़े अच्छे और ग्रेट ऑफिसर हैं। उनसे मैंने डिस्कशन की थी कि यहाँ पे एक पार्क है, पार्के मोड़, जंगी मोड़ कहते हैं हम उसको। वहां पे मैंने देखा अक्सर गाड़ियां रुकती थी, तो मैंने जी सोचा कि मैं यहाँ पे क्यों ना एक पार्क बनाया जाए। तो मैंने रिक्वेस्ट की कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से कि यहाँ पे एक ऐसे पार्क की जरूरत है। मैंने रिप्रेजेंटेशन सबमिट की, उन्होंने कहा डीएफओ साहब को आप रिप्रेजेंटेशन दे दो। डीएफओ साहब ने रिकमेंड की, और ये मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ जंगलात वालों का कि उन्होंने यहाँ पे 1-1.5 करोड़ रुपए का पार्क सेंक्शन किया, और आज उसका काम भी लगा हुआ है।
तो ये है कि ऐसी ऐसी चीजें बनेगी तो इलाका हमारा बटोजो आबाद होगा, और लोगों का माइंड रहेगा कि टंडल से ऊपर जाते ही यहाँ पे पार्क है, यहाँ रुकना है। यहाँ पे जैसे डैम में मैं बोलता हूँ ये वाटर स्पोर्ट्स जो ये डालेंगे वहां पे जाना है। या आप देखिए और कुछ ऐसी चीजें बनेंगी, यहाँ पे इतना खूबसूरत एरिया है। मैं कहूंगा मकलोडगंज में गया हूँ, वहां पे कुछ नहीं है जितना खूबसूरत हमारा बटोत है। मगर यहाँ पे जी जी। तवज्जो नहीं है, सिर्फ वही बात आती है कि इंटरेस्ट लेना पड़ता है कि डेवलप करने के लिए एक पूरा अच्छी तरह से प्लान बनाना पड़ता है, तो उसके साथ साथ में डेवलप होगा। ये तो छोटी मोटी हम डिमांड्स करते रहते हैं, मगर अब यही बात है कि अब हमारी इतनी सरकार भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि ये कांग्रेस वाले फायदा ले जाएंगे। सर, जब आप लोग पार्क्स बनाते हैं, क्या उनके साथ टॉयलेट्स बनाना जरूरी नहीं? नहीं, बिल्कुल जरूरी है, पार्क के साथ टॉयलेट भी यहाँ पे सेंक्शन है, ऐसी बात नहीं है यहाँ सर पे जो। क्योंकि सर आप देख लीजिए, आप पत्नी प्रताप साइड जाइए, वहां देख लीजिए टॉयलेट्स की कितनी कमी है वहां पे। जी बिल्कुल, वो हमने एक दो बार पहले भी मसला उठाया था कि हमने कहा था कि आप टॉयलेट्स क्यों नहीं बनाते हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है जी सीईओ साहब, ये हमारे पीडीए के जो नए आए हैं यहाँ पे, शेर सिंह जी हैं, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। आप देखिए उन्होंने यहाँ पे इतने अच्छे इवेंट्स करवाए। मैं कहता हूँ कि अपने लाइफ में जब से पीडीए बना हुआ है, तो मैंने इतने जी यहाँ पे इवेंट्स नहीं देखे हैं जितने उन्होंने अपने 10 ओवर में करवाए। अभी तो उनको साल ही हुआ है। उन्होंने यहाँ पे सिंगिंग प्रोग्राम करवाए, विंटर कार्निवल हो गया, जी या समर कार्निवल करवाया, ऐसा अच्छा सिस्टम। अभी उन्होंने पीछे जैसे विंटर कार्निवल कराया, लोग ये बातें उठाने लगे कि यहाँ पे लोग कहने लगे कि देखिए जी 60 लाख रुपया ये जाया कर दिया। अरे भाई 60 लाख रुपए कहाँ आया, पूरी तो पता कीजिए कितने पैसे हैं। 20 लाख रुपए आया था सरकार के द्वारा, तो उन्होंने, जिसमें लखविंदर वडाली जी आए थे और एक जी पंजाबी जी सर। कलाकार आए थे नेशनल लेवल के, और उनके साथ छोटे मोटे कलाकार, और बाकी आप देखिए सिटिंग वगैरह ये वो अरेंजमेंट में इतना पैसा तो लग जाता है। 10-15 लाख तो जी सिंगर ही लेंगे, तो 2-4-5 लाख तो बाकी रख लीजिए आप, ये जो डेकोरेशन वगैरह होगी, स्टेज वगैरह ये वो। तो यहाँ पे लोगों को क्या बोलने लगे, हमारे कुछ लोग हैं वो बोलते हैं सीईओ साहब ने कुछ नहीं किया जी, ये देखो जी गफला चल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, देखिए जो काम कर रहा है उसको हमें अप्रिशिएट करना है, क्योंकि हमारे शेर बिल्कुल। सिंह जी जो पीडीए हैं, वो बड़े अच्छे ऑफिसर हैं और ईमानदार ऑफिसर हैं। तो उन्होंने जो इवेंट्स करवाए वो आगे भी करवाते रहेंगे, आइंदा उनके फेसबुक आईडी पे पटन साहब दिन ब दिन प्रमोट कर रहे हैं वो उसको। तो ये चीजें जी होती हैं कि एक बंदा इंटरेस्टेड हो तो सब कुछ होता है। क्योंकि हम लोग पॉलिटिकली लोग हैं, हम तो बोलेंगे ये करो वो करो ऐसे करो ऐसे, मगर करना तो सरकार को है, उनके जो यहाँ पे कार्य मुलाजम बैठाए गए हैं, ऑफिसर बैठाए, उनका काम है ये। तो हम हमारा काम है आवाज उठाना। तो ये बाथरूम सर की बात है, प्लीज ये मैं आपको बताऊं कि ये मैंने सीईओ साहब से बात की, और मुझे लगता है जल्द से जल्द वहां पे वॉशरूम जो है उनका टेंडर आज कल में टेंडर हो जाएगा। वैसे उन्होंने वहां पे एक बाथरूम का अरेंजमेंट ऐसे टेम्परेरी रखा हुआ है वहां पे, क्योंकि लोगों को परेशानी नहीं है, नहीं वो उन्होंने किया हुआ है। सर, 370 अबॉलिश के बाद आपके एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुई? नहीं बिल्कुल जी, आप बड़ी बात कर दी आपने। 370 के बाद तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है। यहाँ पे दिन ब दिन मैं कहूंगा वो डेवलपमेंट से भी नीचे जा रहा है। आप तो देखिए क्या ना नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का। आ रहे हैं? नहीं कुछ नहीं है जी, आप देखिए बिल्कुल ऐसे ही ठंडा पड़ा हुआ है सारा। कोई प्रोजेक्ट जी नहीं है। आप देखिए 370 इन्होंने तोड़ा, तो उसके बाद आप देखिए कोई इतनी यहाँ पे पॉलिटिकली एक्टिविटी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादा अप्रोच करते हैं सरकार की, मिनिस्टर को मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर को मिलेंगे, और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट होगी। गवर्नर है, गवर्नर राज में तो लोग कहाँ पहुंच पाते हैं, आपको पता ही है। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे 370 के बाद इतना खास कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि 370 के मतलब 3 साल हो गए अब तो हमें, मैं काउंसलर बने हुए 3 साल हो गए मुझे। तो हमने कुछ जी देखा नहीं यहाँ पे, हमें पैसा नहीं आ रहा है। ये तो छोटे ग्राउंड की डेवलपमेंट है काउंसलर की। काउंसलर बेस मतलब एक कहा जाए तो टाउन का बेस बनाता है अपने वार्ड का। फिर जी। एमएलए ऊपर की बात आ गई, एमपी ऊपर आ गया, फिर ये है कि ये इतना पैसा आया नहीं तो कहाँ होगा डेवलपमेंट, आप बताओ मुझे। 370 के बाद कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो जम्मू कश्मीर एक यूटी बन गई है, बटोत के लिए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशली किस तरह की डिमांड्स है? देखिए यूटी बनी, सबसे पहले तो हम यही कहते हैं हमें तो स्टेट चाहिए, क्योंकि हम एक नक्शा हमारा जो हिंदुस्तान का उसका ताज है जम्मू कश्मीर। मैं कहूंगा सर जी है, इसको इन्होंने डिमोट कर दिया और यूटी बना दी गई। और यूटी में कहाँ डेवलपमेंट होगी, आप मुझे बताइए ना, कहाँ, ये खाली वही कागजों में ही बात चलती है। हम डिमांडे तो रखते रहते हैं, मगर ग्राउंड पे कुछ नहीं रहा है। आप देखिए वो अब ऐसे कहीं मिलेंगे या बैठेंगे, यूटी में बड़ा काम हो रहा है, तो हमें तो कुछ नहीं ऐसा लग रहा है।
क्योंकि हम तो यही डिमांड करते हैं, हमारी पार्टी जो है कांग्रेस वो यही डिमांड करती है, और हमारे जितने भी यहाँ पे इलेक्टेड लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि स्टेट मिलनी चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए। क्योंकि ये जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, ये लोगों के लिंक्स में रहते हैं। जैसे एमएलए हैं, वो लोग अप्रोच करते हैं एमएलए को, एमएलए आगे डिमांड रखता है, फिर उसमें ये रहता है कि एक इंडिपेंडेंट काम रहता है कि वो एमएलए मिनिस्टर को बोलेगा, मिनिस्टर आगे काम करेगा। तो अभी ऐसे है, ब्यूरोक्रेसी राज है, तो अभी तो ब्यूरोक्रेसी में आपको पता ही है क्या हालत है, कौन वहां सेक्रेटरी में पहुंचेगा तो कौन नहीं पहुंचेगा। जी। तो इस टाइम जेके यूटी भी ड्रग्स की चपेट में आ चुका है। आप यूथ को क्या मैसेज देंगे और ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाया जाए ताकि ड्रग्स को सोसाइटी से खत्म किया जा सके? जी बिल्कुल, आपकी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, मैं यूथ को तो यही कहूंगा, सभी मेरे कुछ सीनियर होंगे, सीनियर भाई होंगे, कुछ जूनियर भाई होंगे जो इस काम में जी। लगे हुए हैं, मैं तो यही कहूंगा, उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस काम से दूर रहें। क्योंकि ये बड़ा, एक मैं कहूंगा, जिंदगी ऊपर वाला एक ही बार देता है, बार बार देता नहीं है। तो ये जो लाइफ मिली है इसको अच्छी तरह जिए, क्योंकि ये नशे से ये बिल्कुल एक इंसान की जिंदगी जो है खत्म हो जाती है। तो नशा बिल्कुल ना करें, मैं यही कहूंगा। क्योंकि और चीजें करें, आप देखिए कोई कहीं कोई को अपना अपने टैलेंट आप बाहर निकालिए। जैसे कोई अगर क्रिकेटर है वो क्रिकेट खेले उसको, क्योंकि आप देखिए आप ये हमारे जम्मू कश्मीर से एक दो बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे नेशनल लेवल पे। तो जी। ये मैं कहूंगा ये बड़ी बात है। कोई जिस चीज में बच्चों का टैलेंट है वो अपना टैलेंट दिखाइए, कोई सिंगिंग का है या किसी का भी हो, मगर ये नशे में ना रहे। मैं यही कहूंगा उनसे, नशे में ना रहे। और जो ये ड्रग्स फैल रहा है, ये अगर मैं कहूंगा इसको अगर लगाम लगाएगी, लगा सकती है, मतलब लगा सकती है जो, वो है पुलिस। तो पुलिस को तो ये देखना चाहिए कि ड्रग्स कहाँ चल रहा है और कौन स्मगलर है। तो उसका मैं कहता हूँ कि अगर ये पुलिस खुद देखे कि ये फलाना बंदा स्मगलर है, इसको उठा के अंदर किया है और इसकी बेल नहीं होनी चाहिए फिर। जी सबसे सर, बड़ी बात बिल्कुल। है ये, अगर रिपोर्ट कर दें कि हाँ जी ये एक बार नहीं दो बार अंदर हो चुका है, तो मुझे आप बताइए क्यों बेल होती है। ये हमारी रिपोर्ट थाने से ही जब रिपोर्ट जाती है तभी ड्रग्स जो है, ड्रग्स वाला छूटता है। तो इसका पूरा बायोडाटा दे दे, और नहीं हो शर्त लगाओ आप, ड्रग्स खत्म नहीं होगा। ये जितने भी अगर माफिया उठा दिए जाए तो मैं बोलता हूँ 1% ड्रग्स नहीं रहेगा। अगर खुद मिले होंगे तो वो बात अलग है, फिर तो ड्रग्स चलता ही रहेगा। जी सर, बिल्कुल। सर, पूरा विश्व इस टाइम कोरोना महामारी से जूझ रहा है। अब तो थर्ड वेव की भी खतरनाक शुरुआत हो चुकी है। आपके एरिया में आपके और एडमिनिस्ट्रेशन के किस तरह के इंतजाम हैं ताकि इस महामारी से लोगों के जान माल के नुकसान को बचाया जा सके? जी बिल्कुल, ये एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो हमारे यहाँ कोविड के बिल्कुल अच्छे इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे डीसी साहब बार बार ट्वीट भी करते हैं, और यहाँ पे यहाँ जो हमारे तहसील के जितने भी ऑफिसर हैं, जो हेल्थ के हो गए या हमारे म्यूनसिपैलिटी के या तहसीलदार साहब हैं, इनको डायरेक्ट किया गया है उनके द्वारा कि लोगों को कहिए मास्क पहन के चलें और जो सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं कि अब डीसी साहब तो सारी जगह घूमेंगे नहीं, मगर एक बात है कि जी। हम लोगों को एहतियात रखनी है। देखिए ये एक ही चीज है, लोग चाहते हैं यहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगे। तो मैं जी। यही कहूंगा कि अगर लॉकडाउन नहीं लगे तो मास्क लगाने में हमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि ये अपनी सुरक्षा है, हमारे घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हमें ये खुद देखना चाहिए कि मास्क कितना जरूरी है, लगाना है कि नहीं है। मगर जो नहीं लगाते हैं फिर वो, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उससे क्या होता है घर में जाके बाकियों को भी पकड़ लेते हैं। तो डीसी साहब बार जी बार सर। कह रहे हैं कि कोविड के, देखिए यहाँ बटोत में हॉस्पिटल में वेंटिलेटर का पूरा इंतजाम है, लोगों को पूरी जी। फैसिलिटी है। ऐसी बात नहीं है कि ऊपर वाला जी। ना करे कोई इस अंजाम पे पहुंचे। क्योंकि हम जी। यही प्रार्थना करते हैं भगवान अल्लाह और वाहिगुरु से कि सब सलामत रहें और ठीक ठाक रहें, कोई इस नौबत तक बिल्कुल। नहीं पहुंचे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को मास्क लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मास्क लगाएंगे तो ना लॉकडाउन होगा, ना लोगों को परेशानी होगी। क्योंकि ये तो अब चलता ही रहेगा ना, इसके लिए हमको खुद अवेयर होना है। तो सर, इंतजाम एक जो है अहम यहाँ पे क्वेश्चन। बिल्कुल। जी जी। सर, एक अहम क्वेश्चन। जब भी असेंबली इलेक्शंस होंगे, रामबन कंस्टिट्यूएंसी में आपकी पार्टी की स्थिति कैसी होगी? जी देखिए, बिल्कुल ये हमारे जब असेंबली चुनाव होंगे, हमारी कांग्रेस जो है, मैं कहूंगा पिछली बार हम थोड़े कमजोर रहे, क्योंकि कुछ होता है अपने वर्कर्स गद्दार निकलते हैं बीच में। तो इस बार जो होगा कि हमारी जो कांग्रेस है
वो ग्रंटेड यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सीट निकालेगी एमएलए की, और यहाँ पे अच्छे वोटों से जीतेगा हमारा जो कैंडिडेट होगा। क्योंकि यहाँ पे लोगों में वही पुराना जज्बात मैं देख रहा हूँ, जो जब हमारा यहाँ पे एमएलए जीते थे कांग्रेस के, और उससे डबल जज्बात लोगों के, वो बोलते हैं कि इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे और गुलाम नबी आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे जम्मू कश्मीर का। क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को डेवलप किया है, और एज ए चीफ मिनिस्टर भी किया, और एज ए जब सेंटर में मिनिस्टर हेल्थ थे तब भी वही थे जो वहां से पैसा हमारे स्टेट को रिलीज कराते थे, सेंटर से फंडिंग। और यहाँ पे जो है फिर वो प्रोजेक्ट्स आए, जैसे जितने भी प्रोजेक्ट आप देखिए, ये मैं कहूंगा, ये पावर प्रोजेक्ट्स ले लीजिए आप, ये हाईवेज ले लीजिए, और जितने भी प्रोजेक्ट है, ये सब हॉस्पिटल्स देखिए आप, देखिए जीएमसी मतलब इतने उन्होंने स्टेट में दिए। तो मतलब ये एक मैं कहूंगा ऐसे चीफ मिनिस्टर हमें चाहिए जो पूरे एरिया को, क्या पूरे स्टेट को फोकस करे, और वो मैं कहूंगा 24 घंटे मतलब अपने जॉब में लगे रहे जब वो चीफ मिनिस्टर थे। क्योंकि हमने देखा, हम छोटे थे उनके साथ चलते थे, वो कभी शाम को बोलते थे चलिए अब चलो फ्लाई ओवर चेक करने जाते हैं, हॉस्पिटल का काम देखने जाते हैं। तो ऐसा चीफ मिनिस्टर मैंने तो अपने, मेरी एज अभी 26-27 साल होगी, मगर मैंने नहीं देखा। तो मैं आपको बताऊं कि वो बड़े अच्छे एक यहाँ के स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे, और हमारी कोशिश भी है, और हम जी जान एक करके उनके लिए यहाँ पे पार्टी को मजबूत भी करेंगे। हमारे जो सोनिया जी हैं, उनकी क्यादत में हम काम कर रहे हैं, हमारे राहुल जी हैं, गुलाम नबी आजाद साहब हैं, प्रियंका जी हैं, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, और हमें उम्मीद पूरी है कि हमारे वो आने वाले यहाँ के स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे, और हमारा एरिया भी डेवलप होगा, जरूर होगा। सर, अपना प्रीशियस टाइम शो को देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। व्यूवर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनैलिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दिलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत।